आप देख रहे हैं पहाड़ की खबरें अपना उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आइए सबसे पहले जानिए नैनीताल से आती है बड़ी खबर। कैंजीधाम के पास में यहां गहरी खाई में गाड़ी गिर गई है और 3 लोगों की मौत हो गई है, जो जानकारी मिल रही है। 7 लोग बताए जा रहे हैं गाड़ी में सवार थे। पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कैंजीधाम के पास में गहरी खाई में कार गिरी है। 7 लोग सवार थे इस कार में और 3 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। कैंजीधाम जिसकी प्रसिद्धि लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में दर्शन करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। कैंजीधाम के पास ये हादसा हुआ है। कैंजीधाम के पास में गहरी खाई में एक कार गिर गई है। 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस समय की। हमारे सहयोगी से इस पर और जानकारी भी लेंगे। फिलहाल जानकारी है उसके मुताबिक नैनीताल में ये हादसा हुआ है और गहरी खाई में गाड़ी जा गिरी है। कई लोग इस गाड़ी में सवार थे। 3 लोगों की मौत की पुष्टि हालांकि कर दी गई है और कुछ और लोगों के खाई में इस समय फंसे होने की जो जानकारी मिली उसे पाके पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बढ़ते हैं आगे। चमोली की खबर आपको बताते हैं, जहां पर चमोली के थराली में बुधवार देर रात सड़क हादसा हो गया। बेकाबू बोलेरो कुराड़ गांव के पास में गंभीर रूप से घायल यहां पर हुए हैं लोग। 7 खाई में गिर गई बोलेरो गाड़ी और इस घटना की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। घायलों का इलाज जारी है। कुराड़ पारथा मोटर मार्ग पर बोलेरो खाई में गिरी है। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची है पुलिस, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ की टीम। स्थानीय लोगों की मदद की गई है। स्थानीय लोगों की मदद से 8 लोगों को खाई से बाहर निकाल लिया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। 7 लोगों की हालत गंभीर देखी जा रही है। हायर सेंटर इन्हें रेफर किया गया है। इलाज सबका जारी है। चमोली से अगली खबर, जहां पर भारत चीन सीमा पर स्थित नीति मलारी घाटी के मेहर गांव में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। यहां आग की चपेट में आने से देखिए कई घर जलकर खाक हो गए। आग लगने की सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मचा। राहत के लिए यहां पर आग बुझाने का काम भी शुरू किया गया। इस बीच राहत की बात यह भी रही कि इन दिनों शीतकालीन प्रवास के वजह से ग्रामीण निचले इलाकों में रहने आ जाते हैं। गांव में कोई था ही नहीं इस वक्त आगजनी हुई। यदि यहाँ पर लोग रह रहे होते तो जनहानि होती। तो ये है भाई मेहर गांव का, जहाँ पे जोशीमठ से फायर सर्विस, पुलिस और मेहर गांव के पास मौजूद आईटीबीपी की टीम को मौके पर पहुंच के कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाते हुए देखा गया। फोर्स के जवान हैं वो भी लगे हुए हैं कंट्रोल करने में। खबर रुद्रप्रयाग से अगली, जहां पर रामपुर न्यालसू गांव में भालू का आतंक जारी है। भालू ने ग्रामीण पर हमला कर दिया और भालू के हमले में ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया। हायर सेंटर में इलाज भालू के हमले के बाद शख्स का चल रहा है। घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण मंगल सिंह चौहान घर के नजदीक गौशाला की तरफ जा रहे थे और तभी भालू ने अटैक कर दिया। आसपास के लोगों के शोर बचाने के बाद भालू भागा। तो न्यालसा में एक व्यक्ति मंगल सिंह, उम्र लगभग 55 वर्ष, इन्हें जो है भालू ने घायल कर दिया है। तत्काल जो है इन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फाटा पहुंचाया गया और वहां से फिर श्रीनगर रेफर कर दिया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। बढ़ते आगे जसपुर की खबर आपको बताते हैं, जहां पर जसपुर के पास एक बाइक सवार पर गुलदार ने अचानक से अटैक कर दिया, जिसके बाद बाइक सवार युवक घायल हो गया। बताया जा रहा है कि तराई पश्चिमी वन प्रभाग के पतरामपुर रेंज में बाइक सवार जा रहा था, तभी जंगल से निकलकर गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। युवक पर हमले से ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति गुस्सा देखा गया। अब आसपास के गांव के लोगों को गुलदार का डर सता रहा है, जिसे पकड़ने की लोग मांग कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में उत्तराखंड के सितारगंज के रहने वाले राकेश की मौत हुई है। सितारगंज में
शक्ति फार्म के रहने वाले राकेश स्टूडेंट वीजा पर रूस गया था। वहां रूस यूक्रेन युद्ध में बतौर सैनिक शामिल हो गया। इसी महीने राकेश की मौत हो गई है, जिसके बाद परिवार ने अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई है। बुधवार को गमगीन माहौल में राकेश का अंतिम संस्कार कर दिया गया। 30 साल का राकेश स्टडी वीजा पर रूस में पढ़ाई करने के लिए गया था। उधर देहरादून से खबर, जहां पर अब तक सुकून और सेफ सिटी जिसे माना जाता था, वहां पर राह चलते लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। राजपुर रोड पर मॉर्निंग वॉक पर निकली 63 साल की महिला को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया और आरोपी फरार हो गया। हैरानी की बात यहां पर यह है कि सबूत हाथ में होने के बावजूद भी पुलिस कार्रवाई पर अब तक सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पुलिस की कार्रवाई पर कोई भी इस समय फैसला देखा नहीं जा रहा है। शून्य पाई जा रही है पुलिस की कार्रवाई। रिपोर्ट देखिए। सोमवार सुबह करीब 6 बजे रोज की तरह मीना गुप्ता मॉर्निंग वॉक पर निकली थीं। राजपुर रोड पर तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मारी और आरोपी मौके से भाग निकला। सूचना पर पुलिस पहुंची, मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन बस यहीं तक। परिवार ने इलाके के सभी सीसीटीवी कैमरे खंगाले, गाड़ी का नंबर और मालिक की पूरी जानकारी पुलिस को सौंपी, लेकिन कार्रवाई आज भी जीरो। परिवार का दर्द यह है कि अगर आरोपी हादसे के बाद उन्हें अस्पताल भी पहुंचा देता तो शायद आज मीना गुप्ता जिंदा होती। आज शायद वो जिंदा होती, क्योंकि जब वो मेरे घर पर लेकर आए गाड़ी में तो उसकी पल्स चल रही थी। उसने बात भी की, उसके जूते भी उतारे गए और तब उसको यहाँ से हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ से मौके से हॉस्पिटल नजदीक, मौके से हार्डली 5 से 7 मिनट का रास्ता। मॉर्निंग में कोई ट्रैफिक भी नहीं होता है। एक्सीडेंटल स्पॉट जो पंजाबी बिरादरी भवन के अपोजिट। इसमें अभी तक पुलिस ने बस रिपोर्ट लिखी है और कोई हमें अपडेट नहीं दिया कि आगे क्या कर रहे हैं। बस वो यही बोल रहे हैं कि हम अपडेट कर रहे हैं, हम किसी और केस में बिजी हैं, हम कल करना। 3 दिन निकल गए हैं, हमें कोई अपडेट नहीं मिला। यहाँ तक कि गाड़ी को आइडेंटिफाई करने का काम भी हमने ही किया खुद, जो हमने पता चला। आज चौथा दिन है। गाड़ी का नंबर जबकि हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, गाड़ी अभी भी निवास स्थान में ही खड़ी है, उन अपराधियों के घर के आगे। उत्तराखंड में ये कोई पहला मामला नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि बीते 3 सालों में पैदल चलते वक्त 700 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस साल अभी तक ये आंकड़ा 200 के पार पहुंच चुका है, जिसमें देहरादून में सबसे ज्यादा हादसे हैं। अब पुलिस सुबह के वक्त स्पेशल ड्राइव चलाने की बात तो कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि जब सबूत सामने हो तो कार्रवाई के लिए स्पेशल टाइम का इंतजार क्यों? जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कोहरे का भी सीज़न है और ठंड भी अभी काफ़ी है, तो उसमें हमने विशेष अभियान अपने जितने भी समस्त हमारे रेंज में जनपद हैं उनके जनपद प्रभारी को बताया है कि अपने पूरी ड्यूटीज़ जो हैं उसको अलर्ट रखें, विशेषकर देर रात्रि के समय में और सुबह के टाइम में। देहरादून में गाड़ी तेज हो या सिस्टम सुस्त, कुचला जाता है तो सिर्फ आम आदमी। सीसीटीवी, नंबर प्लेट और नाम सब मौजूद हैं। सवाल यही है, क्या देहरादून में पैदल चलना अब सबसे बड़ा गुनाह बन चुका है? सेहत के लिए मॉर्निंग वॉक, लेकिन सड़क पर कदम रखते ही जिंदगी दांव पर लग जाती है। सवेरे की सैर फिटनेस नहीं, देहरादून में किस्मत का इम्तिहान ले रही है। कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ मैं सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। बढ़ते हैं आगे। विकास नगरी खबर आपको बताते हैं, जहां पर अवैध खनन माफियाओं पर एक्शन हुआ है। देर रात परवल, ढकरानी और हरिपुर में प्रशासन की टीम ने अवैध खनन सामग्री लेकर जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली डंपर को पकड़ा, चालान काटा। प्रशासन का कहना है कि अवैध खनन के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। देहरादून मुख्यमंत्री आवास में सीएम धामी ने बड़ी संख्या में लोगों से मुलाकात की है, जिसमें मंत्री और विधायक भी शामिल रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी सीएम से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, तस्वीर भी आप देख सकते हैं। विधायक बंशीधर भगत, सुरेश गड़िया, सरिता आर्य, भारत सिंह चौधरी ने भी
मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। इसके साथ ही बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी, बीजेपी के देहरादून महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल, उत्तरकाशी के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवान ने भी मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट की। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 3,848 लाभार्थियों के बैंक खातों में 33 करोड़ 22 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की है। सीएम धामी ने कहा है कि ये योजना पलायन को रोकेगी, स्थानीय रोजगार सृजन और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। सीएम ने इस दौरान मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से लाभार्थियों से संवाद भी किया। उत्तराखंड में सरकार ने जन जन की सरकार जन जन के द्वार प्रोग्राम शुरू कर दिया है, जिसके तहत 28 विभाग न्याय पंचायत लेवल पर जनता की समस्याएं को सुन रहे हैं। अभियान के तहत प्रदेश की सभी न्याय पंचायतों और ग्राम पंचायतों में कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे, लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे और विभागों से जुड़ी योजनाओं से लोगों को जोड़ेंगे। इस मौके पर न्यूज़ 18 से खास बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उत्तराखंड में सरकार ने जनता से कनेक्टिविटी का एक नया महाअभियान शुरू किया है, जिसको नाम दिया गया है जन जन की सरकार जन जन के द्वार। हमारे साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं, जिन्होंने इस अभियान की कल्पना की और जिन्होंने इसको लॉन्च किया। सर, जो आपने जन जन की सरकार जन जन का अभियान शुरू किया है न्याय पंचायत लेवल पर जाने तक का, क्या कुछ उद्देश्य सर इसके पीछे? देखिए, जन जन की सरकार जन जन के द्वार, ये अभियान मुख्यतः इसलिए चलाया जा रहा है कि आम जनता को, सामान्य जनता को, गरीब जनता को, दूर दराज के रहने वाले लोगों को, माताओं को, बहनों को, बड़े बुजुर्गों को अपने काम करवाने के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े, दूर कहीं जाना न पड़े, कोई धनराशि उनके खर्च न करनी पड़े, संसाधन न लगाने पड़े और उनके घर के पास जाकर सरकार जितने भी लाभार्थी योजनाएं हैं, जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, राज्य की, केंद्र की, अन्य जो बहुत सारे प्रमाण पत्र बनने हैं, बहुत सारी जो हमारी अनुदान की योजनाएं हैं या बहुत सारे काम रुके हुए हैं, विकास के काम रुके हुए हैं, छोटी छोटी समस्याएं हैं, अनेक सारे प्रमाण पत्र बनने होते हैं, तमाम जो है अन्य समीक्षाएं होती हैं, वो लोगों के घर के पास में ही हो जाएं, उनको अपने घर पर ही सारे विभाग मिल रहे हैं। और 28 विभाग प्रशासन के एक साथ मिलकर इन बहुउद्देशीय शिविरों में जाएंगे, इन कैंपों में जाएंगे, कैंप लगाए जाएंगे। आज से एक अभियान प्रारंभ हो गया है और सभी जिलाधिकारी अपने जिले में इसकी मॉनिटरिंग करेंगे और कमिश्नर मॉनिटरिंग करेंगे, चीफ सेक्रेटरी करेंगे, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री यहाँ से देखेंगे। मैं स्वयं भी लगातार इनसे जुड़ूंगा और प्रमुख हमारे अधिकारी भी शासन के, वो भी इन कैंपों में प्रतिभाग करेंगे। हमारे सारे मंत्रीगण भी जनपद स्तर पर इसकी समीक्षा भी करेंगे। तो आप थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपने बुधवार को एक महाअभियान का श्री गणेश किया, जिसके तहत 28 विभागों के जो अधिकारी हैं वो 970 ग्राम पंचायतों में जाएंगे और लोगों की समस्याएं उनके घर पर, उनके द्वार पर सुनेंगे। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौपरवात, न्यूज़ 18 देहरादून। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम अधिकारियों को भारी पड़ रहा है। यहाँ पर नैनीताल की कैंजीधाम तहसील में पहले तो जनता ने डीएम के कार्यक्रम में समस्याओं का अंबार लगा दिया। सड़क, पानी, बिजली, सिंचाई जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित लोगों ने अपनी परेशानी रखी। जनता की नाराजगी के बाद डीएम भी अधिकारियों पर जमकर बरसे। डीएम ने कई मामलों में तत्काल कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है, तो वहीं सहकारी समिति गर्म पानी में वित्तीय अनियमितताओं पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें कुल 3 शिकायतें मिली थी। डीएम ने भवाली से पूरे कैंजीधाम तहसील में शौचालय निर्माण के आदेश दिए, तो सड़क, नाली और भूमि संबंधित शिकायतों के निवारण के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही शिप्रा नदी से बड़े बोल्डर हटाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं।
हल्द्वानी में बनभूलपुरा इलाके के बारे में एक और बड़ा खुलासा हुआ। यहां न सिर्फ सरकारी जमीनों पर कब्जे हुए हैं, बल्कि ये कब्जाधारी जमकर सरकारी बिजली भी मुफ्त में इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। हल्द्वानी का बनभूलपुरा इलाका अपने गैर कानूनी कामों का अड्डा बन चुका है। यहाँ न सिर्फ सरकारी जमीनों पर कब्जे हुए हैं, बल्कि अब बिजली चोरी का भी बड़ा खुलासा हुआ है। बनभूलपुरा को बिजली सप्लाई करने वाले आजाद नगर और गांधीनगर फीडर से 70 से 80% लाइन लॉस हो रहा है, और ये हाल तब है जब यहाँ की सप्लाई लाइन ठीक है। बिना तकनीकी खराबी के लाइन लॉस साफ तौर पर बिजली चोरी का है, जिसे यहाँ के लोग कटिया डालकर चुराते हैं। इसमें चूंकि लाइन लॉस के मामले हैं, और ये केवल ये नहीं कि कोई बात में आया हो, ये तो साबित भी हो गया है कि लाइन लॉस के मैक्सिमम मामले उस एरियाज में हैं। तो अगर डिपार्टमेंट को लगता है हमारी मदद की अगर जरूरत है तो वो हमसे मांग करेंगे, हमको बोलेंगे, हम उनका सहयोग करेंगे। हल्द्वानी के मेयर तो साफ साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि बनभूलपुरा में बिजली चोरी जैसी गैर कानूनी काम आज से नहीं बल्कि लंबे समय से हो रहे हैं, लेकिन सरकार की सख्ती के कारण अब इस चोरी का खुलासा हो रहा है। कल ही नहीं हो रही, वो बरसों से हो रही है, और अब जाकर सरकार का ध्यान उस तरफ गया है, और मैं कमिश्नर साहब को धन्यवाद देता हूँ कि वो उस तरफ गए और इस बात को उन्होंने उजागर भी किया है। दरअसल बनभूलपुरा में कई बड़े और पुराने बकायेदार हैं। संकरी गलियों में रहने वाले इनमें से कई लोगों ने बिजली बिल काफी लंबे समय से नहीं चुकाया, जिनमें से कई कनेक्शंस बहुत पहले ही कट चुके हैं। लेकिन गलियों का फायदा उठाकर ये सभी कटिया डालकर बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। ऐसे में इन लोगों को अब सरकारी करंट लगना तय है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। पिछले कुछ सालों में देहरादून के पचवादून और जौनसार बाबर क्षेत्र में डेमोग्राफिक में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जिला प्रशासन अब पूरे मामले की जांच कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। देहरादून का पचवादून क्षेत्र हिमाचल और यूपी की सीमा से सटा हुआ इलाका है, जहां चंद सालों में यहां बाहरी लोगों की बसावट ने सबको चौंका दिया है। जनजातीय क्षेत्र जौनसार भाबर भी इससे अछूता नहीं रहा है। बताया जा रहा है कि पचवादून और जौनसार भाबर के करीब 42 गांव अब मुस्लिम बाहुल्य हो चुके हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी अवैध घुसपैठ को माना है और कहा है कि पचवादून के कई गांव पहले से ही मुस्लिम बहुसंख्यक थे। वहीं हिंदू संगठनों का आरोप है कि ये प्रक्रिया योजनाबद्ध तरीके से की गई है। यह करनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पहले से लोग रह रहे हैं, मान लो ये पचवादून में 28 गांव हैं, इनमें पहले से ही जो है लोग मुस्लिम जो है वो अल्पसंख्यक में नहीं बल्कि बहुसंख्यक हैं, और वो आगे बढ़े भी हैं तो बहुसंख्यक रहेंगे ही, अल्पसंख्यक नहीं रहेंगे। और मान लीजिए कि अगर उसको हम ये कहें कि ये इसमें डेमोग्राफी चेंज हो रही है, तो फिर वो तो सारे मुल्क में हो रही है। सरकार ही नहीं, वहाँ के स्थानीय लोगों को, स्थानीय नेताओं को भी इस बात की चिंता करनी चाहिए कि भैया अगर यहाँ की डेमोग्राफी जिस तरह से बदल रही है, अगर उस तरह से बदल गई तो सनातन खतरे में आ जाएगा, हमारे पूर्वजों की धरोहर। सरकार ने भी मामलों को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन और खुफिया एजेंसियां 5 सालों में हुई घुसपैठ और सरकारी जमीनों पर कब्जों की जांच कर रही है, और प्रशासन भी जांच पूरी होने के बाद डेमोग्राफी बदलाव करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की बात कर रहा है। शासन के निर्देश प्राप्त हुए हैं। विगत 5 वर्षों में जो भी प्रमाण पत्र तहसील स्तर से जारी हुए हैं, उनका डेटा हमने निकाल लिया है, और उनका सघन सत्यापन कराया जा रहा है कि जिन व्यक्तियों के द्वारा ये बनाए गए हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स उनके द्वारा लगाए गए थे। अगर कहीं पे भी जो अवैध डॉक्यूमेंट्सों के आधार पर चीज़ें प्राप्त की गई हैं तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी हमारे द्वारा की जा रही है। उत्तराखंड सरकार भी लगातार डेमोग्राफी चेंज होने की बात कह रही है और बाहरियों के खिलाफ लगातार वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है, जिससे देवभूमि का अस्तित्व बचाया जा सके। विकास नगर से न्यूज़ 18 के लिए कुलदीप चौहान की रिपोर्ट। और आइए आपको अंत में दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पहाड़ टॉप 10 में।
बागेश्वर के कई ग्रामीण इलाकों में इन दिनों गुलदार की दहशत बढ़ गई है। आए दिन गुलदार खेतों और रास्तों पर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। बागेश्वर में खड़िया खनन में लगे वाहनों पर हाईकोर्ट ने जीपीएस सिस्टम अनिवार्य कर दिया है। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर अल्मोड़ा में कांग्रेस ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका और नारेबाजी करके विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। चमोली में भी जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। हरिद्वार में भी जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। इसके तहत जिले की सभी न्याय पंचायतों में सरकारी सेवाओं के कैंप लगाए गए हैं। बागेश्वर पुलिस ने 4 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज था, जेल भेजा गया। 22 दिसंबर को वकील देहरादून के घंटाघर पर बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है। इसके चलते शहर के प्रमुख चौराहों पर पुलिस ने धारा 223 लागू कर दी है। बागेश्वर में बीडीसी बैठक हंगामेदार रही। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, पेयजल, जर्जर सड़कों और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर ग्राम प्रधानों ने तीखी नाराजगी जताई। फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब के पैदल ट्रैक को प्लास्टिक मुक्त बनाने पर काम। पर्यावरण मित्रों ने करीब 6000 कट्टे कूड़ा इकट्ठा किया। और उत्तरकाशी डूंडा ब्लॉक कार्यालय को गाजरा क्षेत्र में लगाया गया। अधिकारियों के सामने लोगों ने रखी अपनी समस्याएं। और यहीं छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, कहीं मत जाइए, तुरंत लौटेंगे।